बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में आगे के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में बच्चों हम लोगों ने बात किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, पीरियाडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, तीनों में क्या समानता या क्या उसके अंदर के डिफरेंस होते हैं, इन सारी बातों पर डिस्कस किए थे। सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके लिए कंडीशंस क्या क्या होते हैं, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक्सीलरेशन या रिस्टोरिंग फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कितना कितना फेज डिफरेंस एक दूसरे के बीच में होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी बातें चर्चा में आई थी। बच्चों आज उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और हमारा अगला टॉपिक होगा सिंपल पेंडुलम। अगला टॉपिक बच्चों हमारे पास है सिंपल पेंडुलम। यहाँ पर देखिए सिंपल पेंडुलम क्या होता है। एक हल्का सा थ्रेड ले लीजिए, लगभग मासलेस टाइप का हो, एकदम तो मासलेस होगा नहीं, उसमें कोई ब्लॉक बांध करके आप लटका दीजिए तो ये जो स्ट्रिंग तो नहीं कहेंगे इसको, थ्रेड प्लस ये जो बच्चों यहाँ पर मास लटकाया गया है इसको कहते हैं बॉब। ठीक है, स्ट्रिंग प्लस बॉब का यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, इसको हम लोग नाम देते हैं सिंपल पेंडुलम। ये जहाँ से लटकाया गया, जहाँ से इसको हैंग कराया गया है, इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इस तरह से यहाँ पर बच्चों सिस्टम बनता है। इसके अंदर कोई टेंशन फोर्स लग रहा होता है और टेंशन फोर्स फिलहाल अगर इक्विलिब्रियम स्टेट है तो mg से बैलेंस हो रहा होता है। ऐसे यहाँ के अंदर बच्चों सिचुएशन आपके सामने, अभी सिंपल पेंडुलम अपनी रिलैक्स्ड स्टेट में है, ना तो इसको हमने कोई डिस्टरबेंस दिया है, ना तो ये कोई मोशन कर रहा है, रुके हुए अवस्था में है, रेस्ट में है। यहाँ पर अगर मैं एक काम करूँ कि सिंपल पेंडुलम को थोड़ा सा उसके रिलैक्स्ड पोजीशन से खींचूँ, डिस्टर्ब करूँ और छोड़ दूँ, तो सिंपल पेंडुलम अपने मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो बच्चों मोशन करना शुरू करेगा, जैसे कि डायग्राम मैंने यहाँ दिखाया है। यहाँ पर मेटल बॉब रखा हुआ था, इसको मैंने बच्चों यहाँ खींच के लाया मैं और छोड़ दिया। छोड़ेंगे तो यूँ ये मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा एनालिसिस करने से बात पता चलता है कि यहाँ आने वाला एंगल अगर 5 डिग्री से कम है या बराबर भी कह सकते हैं, 5 डिग्री से कम या बराबर है, तो ऐसे केस में बच्चों क्या होता है, ये जो मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा होता है। और अगर 5 डिग्री से ज़्यादा एंगल यहाँ का है तो इस मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन ना कह के इसको हम ऑसिलेटरी मोशन का नाम देंगे। कहेंगे मोशन ऑसिलेटरी तो है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। जब ये 5 डिग्री से 5 डिग्री से कम होगा बच्चों, तो यहाँ पर मोशन कैसा हो जाएगा, एक स्पेशल टाइप का ऑसिलेटरी मोशन होगा जिसको कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हम कह सकते हैं। यहाँ पर बच्चों पूरा कैलकुलेशन किया जाता है। स्टिल रिवीजन क्लास, हमने प्रॉपर क्लास में आपको सारी बातें बताई हैं, बट यहाँ बस सीधा सीधा हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ इसका टाइम पीरियड जो हमारे पास होता है, यहाँ टी फॉर टेंशन है और ये वाले टी का मतलब यहाँ टाइम पीरियड है। बच्चों टाइम पीरियड जो SHM का होता है, टाइम पीरियड मतलब यहाँ से चला था फिर वहीं पहुँच जाए, या मान लीजिए मीन पोजीशन से यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक आया, फिर से उसी फेज में आ जाए, तो बच्चों जितना समय लेगा उसी को हम कहते हैं टाइम पीरियड। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, बाई फार्मूला इसकी वैल्यू बच्चों आ रही होती है 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर L/G। यल क्या है, यहाँ सिंपल पेंडुलम का जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ है, दैट इज यल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे G क्या है आपको पता है, 2 पाई क्या है आपको पता है। खास बात जो यहाँ के अंदर सवाल थियोरेटिकल पूछे जाएंगे वो ये होगा कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है क्या वो मास पे डिपेंड करता है मेटल बॉब के? सर नहीं, यहाँ मेटल बॉब के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मेटल बॉब कितने किलोग्राम का है, वो 1 किलोग्राम का है, 1 ग्राम का है, वो 500 ग्राम का है, कितने का है, कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पर कितने डेंसिटी का मेटल बॉब लिया गया है, आइडियल कंडीशन में उससे कोई मतलब नहीं होगा। बच्चों कितने एम्पलीट्यूड का सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, एम्पलीट्यूड कितना है, इससे भी टाइम पीरियड का कुछ लेना देना नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, टाइम पीरियड यहाँ डिपेंड करेगा स्ट्रिंग के लेंथ पर, सिंपल पेंडुलम में जो स्ट्रिंग यूज हुआ उसके लेंथ पर, और जहाँ पर मोशन कराया जा रहा है, जहाँ ऑसिलेशन हो रहा है बच्चों, उस पर्टिकुलर जगह पे G की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर ये आपके सामने रहा। तो बच्चों यहाँ के अंदर एक चीज़ कंफर्म हो गया कि ये तीनों बातें, तो जो मास हुआ, डेंसिटी हुआ, एम्पलीट्यूड, इसके बदलने से
टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यल या जी में से अगर कोई भी चीज़ बदला तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बदल सकता है। बच्चों यहाँ के अंदर सिंपल पेंडुलम के आइडियल होने की कंडीशन कभी कभार आपसे पूछ ली जाएगी। तो सिंपल पेंडुलम अगर आइडियल है तो आप समझिएगा यहाँ के अंदर जो इसका स्ट्रिंग है बच्चों, इसको मासलेस मान के चला जाएगा। आइडियल सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो स्ट्रिंग है उसको मासलेस मान के चलेंगे। आइडियल सिंपल माफ करिएगा, आइडियल सिंपल पेंडुलम के लिए यहाँ पर जो मेटल बाब है बच्चों, इसकी साइज बहुत छोटी ली जाएगी, एज ए पॉइंट होगा। और आइडियल सिंपल हार्मोनिक मोशन के आइडियल सिंपल पेंडुलम के लिए बच्चों यहाँ के अंदर पहला मैंने बताया स्ट्रिंग मासलेस हो, ये मेटल बाब छोटा से छोटा हो साइज में तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जितना बड़ा साइज लेंगे बच्चों इफेक्टिव लेंथ पर उतना ही प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि इफेक्टिव लेंथ जो मेजर किया जाता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और मेटल बाब के सेंटर ऑफ मास के बीच में लिया जाता है। जितना ज़्यादा बड़ा इसको लोगे ये इफेक्ट डालेगा, तो इसको छोटा से छोटा लिया जाए। और तीसरा शर्त ये कि ये हमारे पास जो स्ट्रिंग यूज हुआ है वो इनएक्सटेंसिबल हो, मतलब ऐसा ना हो कि उसके ऊपर वेट लटकाने से उसकी साइज बढ़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 3 शर्तें हैं सिंपल पेंडुलम के आइडियल होने की। स्ट्रिंग शुड बी मासलेस, स्ट्रिंग शुड बी इनएक्सटेंसिबल एंड मेटल बाब शुड बी ऑफ स्मॉलर साइज लाइक ए पॉइंट। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर अब देखिए सिंपल पेंडुलम जब मोशन किया टाइम पीरियड मैंने बताया कितना होगा, किन बातों पे डिपेंड करेगा, किन बातों पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ आइए थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा अगर जी की वैल्यू कांस्टेंट मान के चलते हैं यहाँ पर बच्चों, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा स्क्वायर रूट में यल। अब बच्चों एक पैरामीटर हमारे पास टी हो गया, दूसरा स्क्वायर रूट में यल। यहाँ वाई एक्सिस पर मैंने टी लिया और एक्स एक्सिस पर स्क्वायर रूट के अंदर क्या ले लिया, यल ले लिया। तो बच्चों ऐसे केस में हम जिन चीज़ों को यहाँ पर ले रहे हैं उनकी पावर देखेंगे। मैंने यहाँ स्क्वायर रूट यल लिया है तो मैं देखूंगा स्क्वायर रूट यल की पावर 1 और टी की पावर 1, यानी टी की एक पावर स्क्वायर रूट यल की एक पावर के प्रोपोर्शनल है। इनके बीच अगर ग्राफिक्स खींचें कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल, अगर उसी का स्क्वायर मैं कर दूं तो मुझे मिलेगा टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल। सपोज करिए वाई एक्सिस पर मैंने टी स्क्वायर ले लिया और एक्स एक्सिस पर यल ले लिया, तो ऐसे केस में मैं ये कहूंगा टी स्क्वायर की पावर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल की पावर 1। मतलब यहाँ पर बच्चों इनके बीच में जो ग्राफ जाएगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। टी स्क्वायर और यल के बीच में जो ग्राफ जाएगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। मेरे प्यारे बच्चों टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल है। अगर मैं टी और यल के बीच में ग्राफ पूछूं तो मैं जिन चीज़ों को यहाँ लिखूंगा उन्हीं के पावर को कंपेयर करूंगा। यहाँ टी है तो टी का पावर 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल, यल की पावर 1। यहाँ पर ग्राफ बच्चों पैराबोलिक होगा और पैराबोला का जो झुकाव होगा वो बच्चों इंक्लिनेशन किधर की ओर होगा, कम पावर वाले की ओर, लाइक दिस। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर यल कैसे भी करके बदलेगा बच्चों तो यहाँ पर टाइम पीरियड बदल जाएगा, टाइम पीरियड पर प्रभाव पड़ना चाहिए। बच्चों दूसरी बात, अगर मान लो यल एक ही हो, एक ही सिंपल पेंडुलम हो, उसको हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे लेके चले जाएं, जी की वैल्यू घट जाएगी, जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। हम एक ही सिंपल पेंडुलम को 2 अलग अलग प्लैनेट पे लेकर के जाएं तो प्लैनेट बदलने से जी बदल जाएगा और जी बदलने से टाइम पीरियड बदल जाएगा। तो बच्चों कैसे भी करके अगर जी की वैल्यू बदल दें तो बच्चों ऐसे केस में टाइम पीरियड भी क्या होगा, बदल जाएगा। टाइम पीरियड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट के अंदर जी, ये आपको ध्यान में रखना है। 2 अलग अलग जगहें लें जहां जी की वैल्यू अलग अलग हो और एक ही सिंपल पेंडुलम को ले जाएं और उनके टाइम पीरियड की तुलना करें तो बाई फार्मूला इसका इक्वेशन बनेगा T1 बाई T2 इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर G2 बाई G1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ सिंपल पेंडुलम के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं बाकी हैं। आइए इसके बाद के बचे हुए चीज़ों को देखते हैं जो सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड हैं। बच्चों हम लोगों ने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का डिपेंडेंस देखा कि किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। हमको मिला था टाइम पीरियड का एक बेसिक इक्वेशन T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर था L बाई जी। मेरे प्यारे बच्चों मान लो एक ही सिंपल पेंडुलम है बट कुछ ऐसा कंडीशन बने कि जी की वैल्यू वेरी करे, तो वेरिएशन ऐसे होगा T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट जी। नाउ सपोज दैट वी आर एट अर्थ, अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू मैंने मान लिया जी है, जी ई, मतलब
अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू मैंने मान लिया जी है। तो दैट इज वेल नोन फैक्ट कि मून के सरफेस पर जी की वैल्यू अर्थ का 1/6 होता है। तो यहाँ मून के सरफेस पर जी की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा, जी/6, इसके तुलना में बाई 6 हो जाएगा। अगर इस तरह से बच्चों मैं इस इक्वेशन के अनुसार टाइम पीरियड का दोनों जगहों पे कंपैरिजन करूं, टाइम पीरियड एट द अर्थ सरफेस डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड एट द मून सरफेस, तो बच्चों मून के सरफेस पर और अर्थ के सरफेस पर कंपेयर करें, TE/TM उल्टा हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर GM/GE, और इस तरह से बच्चों GM के जगह पर G/6 लिखूंगा और नीचे G लिखूंगा, G कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 1/6, 1/6 स्क्वायर रूट के अंदर 1/6 का मतलब 1 बाई स्क्वायर रूट में 6, इसका मतलब TM विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 टाइम्स ऑफ TE। यानी कि बच्चों मून के ऊपर जो टाइम पीरियड होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू अर्थ के ऊपर टाइम पीरियड। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मून पर जाएंगे तो जी की वैल्यू घट जाएगी, और जी की वैल्यू घट जाएगी तो अभी मैंने एक डायग्राम इससे पहले बनाया था, वहाँ mg का एक कंपोनेंट mg साइन थीटा जो था वो रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा था। जी अगर घटेगा तो बच्चों mg साइन थीटा भी घटेगा, और ऐसे केस में क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स कम हो जाएगा, मतलब पेंडुलम स्लो हो जाएगा। पेंडुलम स्लो होने का मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड वहाँ के अंदर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, मान लो अर्थ के डिफरेंट लोकेशंस पर जाएं, अर्थ का वो वाला पॉइंट, वो वाला बच्चों टर्मिनल जहाँ के अबाउट अर्थ रोटेट कर रहा है, यह है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको आपको पता है, इसको हम जियोग्राफिकल पोल कहते हैं। बच्चों यहाँ के अंदर हमारे पास होता है नॉर्थ पोल, इधर हो गया साउथ पोल, और यहाँ पर अर्थ को घेरता हुआ एक सर्कल बना दें जो अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करे, और पोल को मिलाने वाली लाइन यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर हो, तो इसको बच्चों हम जियोग्राफिकल इक्वेटर का नाम देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये देखा गया कि इक्वेटर और पोल में सबसे ज़्यादा जी की वैल्यू अगर कहीं पर होती है तो पोल पे होती है, और सबसे कम इक्वेटर पर होती है। तो यहाँ पर इसका मतलब जी की वैल्यू इक्वेटर वाले पोजीशन पर सबसे कम होगी, मिनिमम होगी, और पोल वाले पोजीशन पर सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। मेरे प्यारे बच्चों जब हम इक्वेटर से पोल को जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, जी की वैल्यू इंक्रीज कर रही होती है, और जी की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी बच्चों तो टाइम पीरियड क्या कर रहा होगा, डिक्रीज, यानी इक्वेटर से पोल पर जाते समय टाइम पीरियड घटेगा। पेंडुलम बच्चों फास्ट, टाइम पीरियड घटने का मतलब जल्दी जल्दी मोशन होगा, यहाँ पर पेंडुलम बच्चों फास्ट हो जाएगा। उल्टा अगर पोल टू इक्वेटर जा रहे हैं, पोल टू इक्वेटर जा रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, जी की वैल्यू घटती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, और टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब ज़्यादा समय लेगा साइकिल कंप्लीट करने में, मतलब ये हुआ ज़्यादा समय लेगा, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों स्लो हो जाएगा पेंडुलम। ठीक है, अगला सवाल ये आएगा कि मान लीजिए स्ट्रिंग की बजाय यहाँ कोई मेटल का हल्का सा वायर लगा हो, बहुत हल्का सा मेटल का वायर लगा दिया जाए, अभी भी पेंडुलम बन रहा है। अब क्या होगा, अगर बच्चों टेम्परेचर में बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल के वायर में बच्चों लीनियर एक्सपेंशन होगा, और लीनियर एक्सपेंशन होने से उसका लेंथ बढ़ जाएगा। जी की वैल्यू तो वही है, स्थान वही है जहां हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बट यल की वैल्यू यहाँ बढ़ गई। यल की वैल्यू बढ़ जाने से क्या होगा बच्चों, टाइम पीरियड भी बढ़ जाना चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस पर पेंडुलम का लेंथ L0 है बच्चों, यहाँ टाइम पीरियड T0 की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई स्क्वायर रूट में L0/G। लेकिन जब हमने थीटा डिग्री सेल्सियस यहाँ टेम्परेचर बढ़ा दिया, 0 प्लस थीटा डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो थीटा डिग्री सेल्सियस पर आप देखिए जब पहुँचे हैं तो लेंथ की वैल्यू L0 से बढ़कर क्या हो गया, L हो गया। ऐसे केस में टाइम पीरियड अब क्या होगा, तो देखो बच्चों थर्मल एक्सपेंशन का अगर इक्वेशन लगाएं तो हमारे पास होगा L एट थीटा डिग्री सेल्सियस इक्वल टू L एट 0 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर अगर हम इसको कंपेयर करें T1/T2 यल के रेस्पेक्ट में जी को कांस्टेंट मानते हुए, तो बाई फार्मूला आएगा T1/T2 इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा बच्चों L1/L2, L1 इन दी सेंस L0 और L2 इन दी सेंस L, जिसकी की वैल्यू क्या है L0 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा, T1 इन दी सेंस T0 और बच्चों यहाँ T2 इन दी सेंस T। हमने सारी चीज़ों को रखा, L0 कैंसिल हो जाएगा, ये बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा T0 के साथ जाएगा,
स्क्वायर रूट लिखें या पावर हाफ लिखें, बात वही है। यहाँ पर बच्चों बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, हम ये मान के चलेंगे जो टेम्परेचर में होने वाला परिवर्तन है बहुत छोटा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, t इक्वल टू टी नॉट 1 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ, ये हाफ पावर यहाँ आ जाएगा। बाइनोमियल एक्सपेंशन का इक्वेशन यूज करेंगे विथ लिमिटेशन कि यहाँ के अंदर हायर पावर को छोड़ देंगे बच्चों, क्योंकि इस वाले चीज़ को हम अल्फा इंटू थीटा को बहुत छोटा मान के चलेंगे। आपने रियलाइज किया होगा कि अगर कोई क्वेश्चन देता तो अल्फा की वैल्यू बहुत कम दी जाती है, तो ये वैल्यू बहुत छोटी जनरली होती है, इसलिए लगभग यहाँ सही रिजल्ट हमको मिल जाया करता है। तो बच्चों अगर कोई सवाल आता है कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई मेटल का वायर से बात कर एक पेंडुलम बनाया गया था, तो उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड सपोज करिए 10 सेकेंड है, और यहाँ पर मान लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, तो अब नया टाइम पीरियड क्या होगा। बच्चों ऐसे पर्टिकुलर केस में आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट यूज कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए और आगे के टॉपिक को देख लेते हैं। बच्चों एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न ये आता है कि अगर कोई पेंडुलम हो और यहाँ मेटल बाब की बजाय कोई हालो स्फेयर यहाँ रखा हुआ, जैसे हालो बाल हो प्लास्टिक का या किसी भी चीज़ का, और ये बिल्कुल खाली हो, अगर खाली है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके जियोमेट्रिकल सेंटर पे होगा। मान लेते हैं इसको पेंडुलम की तरह हम वर्क कराएं, तो इसका टाइम पीरियड सपोज करिए इसका टाइम पीरियड t है या t नॉट है मान लीजिए। अब मान लीजिए दूसरी बार मैंने क्या क्या उसी बॉल के अंदर जो हालो था उसी के अंदर मैंने कोई लिक्विड इंजेक्ट कर दिया, और जो लिक्विड इंजेक्ट किया बच्चों पूरी तरह से यूनिफॉर्मली चारों तरफ इसमें भर गया, पूरी तरह से इसको ऑक्यूपाई कर लिया। अगर पूरी तरह से यूनिफॉर्मली ये लिक्विड इसको ऑक्यूपाई कर लेगा तो सेंटर ऑफ मास जहाँ था वहीं पहले आ जाएगा, तो इसका इफेक्टिव लेंथ जो पहले था, इफेक्टिव लेंथ इन द सेंस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से बाप के सेंटर ऑफ मास तक का लेंथ, जितना पहले इफेक्टिव लेंथ था उतना अभी भी इफेक्टिव लेंथ यहाँ के अंदर आ जाएगा बच्चों, उतना अभी भी इफेक्टिव लेंथ आ जाएगा, यल इफेक्टिव उतना ही हो जाएगा। और फिर यहाँ के अंदर बच्चों क्या होगा, अगर यल इफेक्टिव नहीं बदला, जी नहीं बदला, तो क्या मैं आपसे पूछता हूँ क्या टाइम पीरियड पे कोई प्रभाव बच्चों पड़ेगा। आई होप टाइम पीरियड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो जितना टाइम पीरियड पहले था उतना अभी भी होगा। मान लीजिए अब इसी बॉल के अंदर मैंने एक ओरिफाइस कर दिया और लिक्विड धीरे धीरे इससे बाहर निकलने लगा। जैसे धीरे धीरे लिक्विड बाहर निकलेगा इस बॉल के अंदर क्या होगा, इस स्फीयर के अंदर क्या होगा, लिक्विड का लेवल नीचे आएगा, और लिक्विड का लेवल जब नीचे आएगा बच्चों तो जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं था वो थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन नीचे की ओर हो रहा ज़्यादा। तो ऐसे केस में बच्चों यल इफेक्टिव की जो वैल्यू होगी बढ़ जाएगी, और यल इफेक्टिव की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, यानी अब जो टाइम पीरियड होगा वो टी नॉट से ज़्यादा होगा। और अगर इसको ऐसे लिक्विड को ड्रेन आउट होने दिया जाए तो एक समय ऐसा आएगा सारी लिक्विड इससे बाहर निकल जाएगी, और सभी पूरी की पूरी लिक्विड अगर इससे बाहर निकल गई तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास जहां पहले था वहीं फिर से आ जाएगा और यल इफेक्टिव पहले जैसा हो जाएगा। इसका मतलब टाइम पीरियड हमारे पास पहले जैसा था वैसा अभी भी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, टी नॉट। आपने देखा ऐसे परिस्थिति में मैं कहूँ कि कोई सिंपल पेंडुलम है, मेटल बॉब की बजाय हमने वहाँ पर एक हालो स्फीयर या हालो बाल लिया है, और वो बाल पूरी तरह से किसी लिक्विड से ऑक्यूपाई कर दिया गया, और इसके बाद क्या किया गया, उसमें एक हल्का सा ओरिफाइस किया गया, तो क्या होगा, हम कहेंगे सर ऐसा करने से टाइम पीरियड पहले बढ़ेगा और फिर पहले जैसा हो जाएगा, फिर पहले जैसा घटेगा, और घटकर कितना हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा जितना पहले था। यहाँ मास से तो कोई मतलब नहीं होता, मास पर ध्यान मत दीजिएगा। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए एक हमारे पास सिंपल पेंडुलम है और इससे कोई बॉडी अटैच है, कोई मेटल बॉब अटैच है, इसका टाइम पीरियड चलो कुछ है, मान लिया टी नॉट है। यहाँ पर हमने क्या किया, उसी मेटल बॉब की बजाय उसके जगह पर मैंने एक वुड का बॉब ले लिया। बच्चों ऐसे आपसे अब पूछता हूँ, लेंथ वही है, अब पूछता हूँ टाइम पीरियड क्या होगा। सर टाइम पीरियड अभी भी क्या होगा, टी नॉट, क्योंकि अगर लेंथ और जी नहीं बदल रहा है तो यहाँ केवल मास बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मास के ऊपर टाइम पीरियड का कोई लेना देना नहीं है, बच्चों टाइम पीरियड उतना ही बना रहेगा। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे बच्चों। यहाँ के अलावा कुछ और बातें आइए सीख लेते हैं टाइम पीरियड से जुड़ा हुआ सिंपल पेंडुलम के केस में। अगला एक केस आता है टाइम पीरियड का कि
अगर कोई सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट के सीलिंग से बांध दिया गया हो और उस लिफ्ट को अपवर्ड मोशन में और डाउनवर्ड मोशन में रखा जाए तो टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चों बस सोचना ये है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बाई फार्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है L/G, ये होता है सिंपल पेंडुलम के लिए बच्चों इक्वेशन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर टाइम पीरियड कब बदलेगा, तो भाई ये रहा डिपेंडेंस, या तो L बदले या तो G बदले या तो दोनों बदले, दोनों में से कोई एक तो कम से कम बदले ही तभी टाइम पीरियड बदलेगा। मान लो ये लिफ्ट हमारा रेस्ट में हो, लिफ्ट रुका हुआ है, तो बच्चों यहाँ L की वैल्यू पर तो वैसे भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ है वही है। और अगर रेस्ट में है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू इसके ऊपर जो होगा बच्चों, जी इफेक्टिव की वैल्यू जी के बराबर ही बना रहेगा। यानी टाइम पीरियड ऐसे केस में जब लिफ्ट हमारा रेस्ट में है तो टाइम पीरियड की वैल्यू ऐसे केस में क्या होगा, सपोज करिए T0 है। मान लीजिए ये लिफ्ट बच्चों ऊपर की ओर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाने लगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अपवर्ड है, तो यहाँ पर बच्चों आपको मैंने बताया था न्यूटन्स लॉ में कि ऐसे केस में जो जी इफेक्टिव होता है, यूँ कह लीजिए टेंशन फोर्स, बच्चों टेंशन फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे जब रेस्ट में था तो टी की वैल्यू mg के बराबर हुआ करता था, ऊपर की ओर जा रहा था तो उसको निकाल रहे थे, नीचे की ओर जा रहा था उसको निकाल रहे थे। तो बच्चों सीधे सीधे शब्दों में जानिए, जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड या डाउनवर्ड आएगा, बशर्ते वेलोसिटी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड जाए, इन दोनों ही परिस्थितियों में क्या होता है, जी इफेक्टिव की वैल्यू जी के बराबर ही बना रहता है, ओरिजिनल जी के वैल्यू के बराबर बना रहता है। और टाइम पीरियड बच्चों यहाँ कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता है, जितना रेस्ट में था उतना ही बना रहता है। लेकिन अगर यहाँ पर जो हमारे पास लिफ्ट है वो लिफ्ट बच्चों अपवर्ड मोशन करे, मान लेते हैं अपवर्ड जा रहा हो, ऊपर की ओर जा रहा हो और किसी एक्सीलरेशन से जा रहा हो, मैं कहता हूँ कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जा रहा है, अपवर्ड कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जा रहा हो, तो ऐसे केस में जी इफेक्टिव की वैल्यू ग्रेटर देन जी हो जाता है। और जी इफेक्टिव की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जी हो जाएगा बच्चों, तो ऐसे केस में हमारे पास जी इफेक्टिव, जी की वैल्यू अगर यहाँ के अंदर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा। टाइम पीरियड विल बी लेस देन T0। ठीक है बच्चों, जो यहाँ पर टाइम पीरियड था रेस्ट में या अपवर्ड डाउनवर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी वाले मोशन में, उसके कंपैरिजन में टाइम पीरियड अब कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, बदल जाएगी, जी प्लस ये हो जाएगी, यानी जी से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं हमारा लिफ्ट जो है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा हो, ऐसे केस में जी इफेक्टिव की वैल्यू जी माइनस ये हो जाता है, मैं कह लूँ तो जी से कम हो जाता है। जी से कम हो जाता तो टाइम पीरियड T0 से ज़्यादा हो जाता है। टाइम पीरियड बच्चों यहाँ T0 से ज़्यादा हो जाता है। ये रहा यहाँ के लिए सिचुएशन, यहाँ के लिए कंडीशन। आप सभी लोग इसको दिमाग में बैठाते चलो बच्चों, एग्जाम करीब है। यहाँ के अंदर ये रहा सिचुएशन। बच्चों इसके अलावा क्या होता है कि कभी कभी सवाल को थोड़ा घुमा के पूछा जाता है, कहा जाएगा कि जो हमारा लिफ्ट है वो कांस्टेंट रिटार्डेशन से अपवर्ड जा रहा है। कांस्टेंट रिटार्डेशन मतलब निगेटिव एक्सीलरेशन, तो निगेटिव एक्सीलरेशन अपवर्ड मतलब पॉजिटिव एक्सीलरेशन डाउनवर्ड। तो ये वाला केस हम कहें कांस्टेंट रिटार्डेशन से ऊपर जा रहा है, या उसी को बदल के कहें थोड़ा समझने के लिए कांस्टेंट एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा, दोनों बातें सही वही होंगी। तो ये वाले केस को आप इससे कंपेयर कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट रिटार्डेशन से अपवर्ड जा रहा, तो मैंने उसका उल्टा समझा ऐसे करके कि भाई कांस्टेंट एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। यहाँ के अंदर मैंने कहा कांस्टेंट रिटार्डेशन से डाउनवर्ड जा रहा, तो उल्टा समझेंगे, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से अपवर्ड जा रहा है, मतलब ये वाला केस यहाँ से कंपेयर कर देंगे और कहेंगे टाइम पीरियड यहाँ कम हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा पेंडुलम। मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल आएगा, हम कहते हैं जब डाउनवर्ड कांस्टेंट एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड यहाँ पर हमारा लिफ्ट आ रहा था, तो ऐसे केस में क्या हो रहा था, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड आ रहा था, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू बच्चों जी माइनस ये होता है। मान लो जब ये डाउनवर्ड आ रहा था तो ये की वैल्यू अगर जी के बराबर हो जाए, ये की वैल्यू बच्चों जी के बराबर हो जाए, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ के अंदर जीरो आ जाएगा, और जी इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ जीरो रखेंगे तो टाइम पीरियड हमारा क्या मिलेगा, इनफाइनाइट।
यानी इनफाइनाइट समय लगेगा एक साइकिल पूरा करने में। इनफैक्ट यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा ही नहीं, क्योंकि रस्सी में तनाव ही खत्म हो जाएगा, टेंशन फोर्स ही नहीं बाकी रह जाएगा, उसे रिस्टोरिंग फोर्स मिल ही नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसके अलावा एक सवाल हो सकता है कि भाई अगर ये जिस एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा है वो ग्रेटर देन जी हो जाए तो क्या होगा? ऐसे केस में तो सब कुछ सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा बच्चों। वहाँ पे सिंपल पेंडुलम अभी मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं कर पाएगा, रस्सी लूज स्टेट में आ जाएगी और वो जो हमारा मेटल बाप था वो कहीं हवा में तैर रहा होगा। पॉसिबल है कि जो लिफ्ट है उसके सीलिंग से जाके टकरा जाए और सीलिंग यूं आ रहा है लिफ्ट का और वो पेंडुलम का जो बाब है वो इससे अटैच होके यूं नीचे आए, वहाँ सिंपल पेंडुलम का कोई केस ही नहीं बनेगा, इनवैलिड केस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतनी बातें आप ध्यान से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ अगला केस इसके ऊपर देखते हैं। बच्चों एक और छोटा सा केस इसके ऊपर देखते हैं। मान लेते हैं कोई व्हीकल है और ये किसी रोड पर बच्चों आगे की ओर बढ़ने जा रहा है और इस व्हीकल के ऊपर मैंने इसके सीलिंग से एक सिंपल पेंडुलम अटैच कर दिया है। सीलिंग से बच्चों इस प्रकार से मैंने एक सिंपल पेंडुलम ऐसे अटैच कर दिया है। यहाँ के अंदर अभी अगर इस सिंपल पेंडुलम को, अभी ये व्हीकल रुका हुआ है, रेस्ट में है, अगर इस सिंपल पेंडुलम को मैं डिस्टर्ब करके छोड़ूं तो अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करेगा और यहाँ टाइम पीरियड की कोई वैल्यू आ जाएगी। यहाँ के अंदर टाइम पीरियड की वैल्यू अभी आ जाएगी t = 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर L/g हो जाएगा। बच्चों इस तरह का सिचुएशन मिलेगा। लेकिन अगर ये व्हीकल बच्चों यहाँ के अंदर किसी एक्सीलरेशन से चलने लगे तो ये जो पेंडुलम है वो अटैच है व्हीकल से और व्हीकल एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, तो पेंडुलम के ऊपर बच्चों क्या होगा, यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा और स्यूडो फोर्स की वजह से पेंडुलम यहाँ पर कहीं आके रुकेगा। यहाँ के अंदर बच्चों पेंडुलम इस तरह से इसके ऊपर स्यूडो फोर्स लगा। स्यूडो फोर्स अगर इसके ऊपर लगा तो ये पेंडुलम थोड़ा घूम कर यहाँ कहीं आएगा। जो इक्विलिब्रियम टेंशन फोर्स = mg यहाँ मिल रहा था वो इक्विलिब्रियम मुझे यहाँ कहीं मिलेगा, समव्हाट लाइक दिस। ये पेंडुलम बच्चों थोड़ा सा बैकवर्ड यहाँ मूव कर जाएगा लाइक दिस। यहाँ के अंदर बच्चों ये पेंडुलम वर्टिकल से कुछ एंगल बना रहा होगा और कहीं ना कहीं जाके इक्विलिब्रियम मिलेगा। इक्विलिब्रियम जब इसे मिलेगा बच्चों तो यहाँ के अंदर क्या होगा, इसका जो वेट है मेटल बाब का mg डाउनवर्ड काम करेगा। यहाँ के अंदर बच्चों स्यूडो फोर्स इसके ऊपर व्हीकल के मोशन के अपोजिट लगेगा, m × ये हो जाएगा। m पेंडुलम के बाब का मास है बच्चों और यहाँ के अंदर क्या होगा, एक टेंशन फोर्स डेवलप हो जाएगा। इसको बच्चों मैंने यहाँ टेंशन फोर्स को T लिख दिया। तो इस प्रकार से हमसे ये पूछा जाएगा कि वर्टिकल से कितना एंगल का झुकाव ये रखेगा, वर्टिकल से कितने एंगल पर ये झुक रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों अगर यहाँ थोड़ा डिटेल एनालिसिस करें, ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ 90 - थीटा होगा और यहाँ थीटा होगा। ये जो टेंशन फोर्स मैं बोल रहा था उसका एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा और ये कंपोनेंट जो हमारा होगा ये होगा T, ये थीटा है, T cos थीटा आ जाएगा और इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा T sin थीटा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, T cos थीटा = mg आएगा, T sin थीटा = ma आएगा। तो अगर हम यहाँ पर लिखें T sin थीटा = ma एंड T cos थीटा = mg, बच्चों ऐसे केस में हमारे पास क्या होगा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं तो मिलेगा T की वैल्यू T² = ma का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास T की वैल्यू मिल जाएगी, m बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा a² प्लस g²। मेरे प्यारे बच्चों जहाँ पर जब रेस्ट में वो था तो टेंशन फोर्स इक्वल था mg और अब आ रहा टेंशन फोर्स = m × दिस मच, यानी g के जगह पर इतना आ गया, g इफेक्टिव क्या हो गया, बढ़ गया। g इफेक्टिव अगर बच्चों बढ़ गया है, पहले टाइम पीरियड मान लो T0 था, ये बच्चों टेंशन फोर्स है T' मैं इसको लिख देता हूँ कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ के अंदर टेंशन फोर्स हमारे पास इतना आ गया, g इफेक्टिव बढ़ गया, इसलिए नया वाला टाइम पीरियड अब क्या होगा, g इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो बच्चों g के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो टाइम पीरियड क्या होगा, पहले से कम हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा पेंडुलम।
अच्छा, पेंडुलम मोशन कैसे करेगा? यहाँ तो इक्विलिब्रियम है, जब इक्विलिब्रियम यहाँ आके पेंडुलम ऐसे रेस्ट में सपोज करो है, तो गाड़ी आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसको कोई आके हल्का सा डिस्टर्ब कर दे, तो अब मीन पोजीशन जो यहाँ था वो यहाँ रहेगा, इसके अबाउट पेंडुलम एसएचएम करेगा, और यहाँ के अंदर बच्चों टाइम पीरियड पहले की तुलना में क्या होगा? कम हो जाएगा, यानी जल्दी जल्दी मोशन होगा, पेंडुलम फास्ट हो जाएगा। समझ गए बच्चों? यहाँ के अंदर दूसरा ये पूछा जाता है, मैकेनिक्स में भी यहाँ से सवाल आते हैं कि वर्टिकल से कितना झुकाव रखेगा। झुकाव निकालना हो तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, मिलेगा tan थीटा इक्वल टू यहाँ के अंदर आ जाएगा a/g, यानी थीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों tan इनवर्स में a/g के बराबर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बच्चों समझ आ गया होगा। tan थीटा इक्वल टू यहाँ के अंदर a/g आ गया, और इस तरह से बच्चों थीटा की वैल्यू हमारी tan इनवर्स a/g हो गया। ठीक है, तो अगर बच्चों ये क्वेश्चन केवल यही नहीं, मैकेनिक्स में भी आता है और कई जगहों पे कोरिलेट करके पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा सवाल आता है तो आप निपटने में सक्षम हैं बच्चों, घबराइए। जो हमारा अगला टॉपिक है स्प्रिंग पेंडुलम। स्प्रिंग पेंडुलम भी सिंपल पेंडुलम जैसा एक साधारण सा पेंडुलम होता है, जिसमें कोई स्प्रिंग रहता है और एक कोई मास रहता है, कोई ब्लॉक रहता है, स्प्रिंग के एक टर्मिनल से जनरली अटैच रहता है। ऐसे केस में क्या होता है, मास को जब बच्चों आगे पीछे रिलैक्स्ड कंडीशन से करते हैं और छोड़ देते हैं, तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से ये एक मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू कर देता है। जैसे ये रिलैक्स स्टेट में है बच्चों, और ये सरफेस हमारा फ्रिक्शनलेस है। इस ब्लॉक को मैंने क्या किया, थोड़ा सा इधर फोर्स लगा के शिफ्ट किया। जब मैं फोर्स लगा के शिफ्ट करूंगा तो स्प्रिंग अपने आप यहाँ डेवलप करेगा स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा, और ये उसे फिर से यहीं पर लाने की, रिलैक्स पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। क्या होगा, यहाँ तक ये ब्लॉक जाएगा लेकिन यहाँ रुकेगा नहीं, इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, आगे निकल जाएगा। तो मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो ये एसएचएम करना शुरू कर देगा बच्चों। एसएचएम के सारे कंडीशंस यहाँ फुलफिल होते हैं, और एसएचएम के लिए जो यहाँ रिक्वायर्ड रिस्टोरिंग फोर्स होता है, वो रिस्टोरिंग फोर्स बच्चों यहाँ पर कहाँ से आ रहा होता है, तो सिंपल सा यहाँ डिस्कशन करेंगे। ये रिस्टोरिंग फोर्स बच्चों आ रहा होता है स्प्रिंग फोर्स से, और यहाँ कैलकुलेशन करने पर पता चलता है कि भाई टाइम पीरियड की जो वैल्यू होती है वो होती है 2π² के अंदर m/k। हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम में देखा था कि टाइम पीरियड मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर स्प्रिंग पेंडुलम में टाइम पीरियड मास के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंडेंस होगा बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ टाइम पीरियड स्प्रिंग कांस्टेंट के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बच्चों वहाँ पर हम लोगों ने देखा था टाइम पीरियड जी के ऊपर डिपेंड कर रहा था, यहाँ पर टाइम पीरियड जी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहाँ पर हम लोगों ने देखा था टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रहा था, और ये बात तो सिमिलर यहाँ भी है, टाइम पीरियड बच्चों एम्पलीट्यूड पे यहाँ भी डिपेंड नहीं करेगा। ये सिमिलर है दोनों में, एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंस दोनों का नहीं है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ के अंदर कभी फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो 1/टाइम पीरियड करके सब कुछ उल्टा कर दीजिएगा यहाँ के अंदर जो इक्वेशन में है। बच्चों अब हम चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। स्प्रिंग पेंडुलम में भी ऐसे हो, स्प्रिंग पेंडुलम में भी ऐसे वर्टिकल में हम ले लें, इससे एक ब्लॉक टांग दें, और यहाँ पर बच्चों ब्लॉक टांग के मैं इसको अचानक छोड़ दूँ, तो एक कोई कंडीशन बीच में आएगा जब स्प्रिंग फोर्स और mg दोनों बैलेंस कर रहे होंगे। इसको कहेंगे रिलैक्स्ड कंडीशन, रिलैक्स नहीं बल्कि बच्चों इक्विलिब्रियम कंडीशन कहेंगे। यहाँ के अंदर अब ये थोड़ा आगे निकलेगा फिर आएगा, तो मीन पोजीशन ये हो गया, इसके टू एंड फ्रो ये मोशन करना शुरू कर देगा। यहाँ पर बच्चों ये वर्टिकल एसएचएम हो जाएगा आप स्प्रिंग पेंडुलम। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इक्विलिब्रियम में जब ये है उस समय Fs इक्वल टू mg होगा, और यही Fs इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, kx होगा। इस तरह से m/k की वैल्यू बच्चों x/g के बराबर हो जाएगी, और इस प्रकार से m/k की वैल्यू x/g के बराबर हो गया। सर आपने कहा था टाइम पीरियड g के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन इक्वेशन में हम एक बार देखें तो ऐसा लगता है डिपेंड होना चाहिए। सर ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप g की वैल्यू बढ़ाओगे तो mg बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, और इस प्रकार से बच्चों ये बढ़ता, जितना गुना g को बढ़ाओगे उतना टाइम से x भी बढ़ जाएगा, और x/g का रेशियो कांस्टेंट बना रह जाएगा। जितना
टाइम्स बच्चों जी को घटाओगे उतना ही टाइम्स एक्स भी घट जाएगा, और इस प्रकार से एक्स बाई जी का रेशियो बच्चों कांस्टेंट बना रहेगा, और इसलिए जी के बढ़ने या घटने से स्प्रिंग पेंडुलम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे पास एक स्प्रिंग पेंडुलम है, स्प्रिंग पेंडुलम को माथ पे लिए हैं, उसका टाइम पीरियड सपोज करिए 2 सेकेंड है, हम उसी स्प्रिंग पेंडुलम को लेके चले गए मून पर, तो क्या टाइम पीरियड बदल जाएगा? नहीं सर, मून पे ले जाने पर क्या होगा, जी बदलेगा, और जी बदले या ना बदले फर्क नहीं पड़ता बच्चों, स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जबकि सिंपल पेंडुलम के केस में डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये मैंने आइडियल स्प्रिंग पेंडुलम की बात की है बच्चों। आइडियल में जो स्प्रिंग होता है ना, आइडियल के केस में जो स्प्रिंग होता है बच्चों, इसको मास लेस मान के चलते हैं। अगर नॉन आइडियल है तो नॉन आइडियल के केस में बच्चों स्प्रिंग का भी मास काउंट होता है, स्प्रिंग का भी मास काउंट होता है। तो यहाँ के अंदर जो यम लिखा है, यम के जगह पर हम लिखते हैं यहाँ पर बच्चों मास ऑफ द बॉब, यम इफेक्टिव जो यहाँ के अंदर होगा वो होगा मास ऑफ बॉब नहीं बल्कि ब्लॉक कह सकते हैं, प्लस बच्चों स्प्रिंग का मास बाई 3। याद रखिएगा, अगर नॉन आइडियल का केस है तो यहाँ इस ब्लॉक का मास तो लेंगे ही लेंगे, प्लस स्प्रिंग के मास का 1/3 पार्ट उसके अंदर ऐड करेंगे, और यहाँ यम इफेक्टिव रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है बच्चों। बच्चों स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है या उसी को कहते हैं फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, वो स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेचुरल लेंथ इन दी सेंस उसमें एक्सटेंशन या कंप्रेशन ना किया जाए, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कंपैरिजन करने के लिए किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट उस स्प्रिंग को बनाने वाले वायर के लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी सही है। या कह सकते हो किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट उस वायर उस स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चों यहाँ के अंदर मान लो कोई स्प्रिंग का लेंथ यल है, तो बच्चों ये इसका नेचुरल लेंथ जितना ज़्यादा होगा स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही कम होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा स्प्रिंग उतना ही बच्चों हार्ड होगा, उसको कंप्रेस या एक्सटेंड करा पाना उतना ही मुश्किल होगा। तो फिलहाल ये रिलेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है, इसका कुछ लेंथ रहा होगा, मान लिया इसका पूरे का लेंथ यल है और पूरे का स्प्रिंग कांस्टेंट मान लिया के है। मान लो इस स्प्रिंग को मैंने बराबर 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 यानी हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो एक हिस्से का लेंथ सपोज करिए यल डैश है जो कि आ जाएगा यल बाई एन। अगर हम एक हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट टोटल से कंपेयर करें तो कैसे करेंगे, के टोटल डिवाइडेड बाई के एक हिस्से का, के बाई के डैश इक्वल टू एल डैश बाई यल। दैट मीन्स के अपान के डैश इक्वल टू एक हिस्से का क्या है यल बाई एन डिवाइडेड बाई पूरे का क्या था यल, कितना आ गया 1/n। के डैश की वैल्यू यहाँ के अंदर बच्चों क्या हो गया n इंटू के हो गया। ठीक है। अब यहाँ के अंदर बच्चों मैं बात करूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कोई स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, उसको 10 भागों में डिवाइड कर दिया गया, इक्वल इक्वल एक भाग का स्प्रिंग कांस्टेंट बताइए, तो बच्चों कितना हो जाएगा 10 टाइम्स हो जाएगा। अगर पूरे का के था तो अब जो हमारे पास 10 हिस्से में से एक हिस्सा आएगा बराबर बराबर हिस्से करने पर वो क्या हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ के हो जाएगा। अब यहाँ स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन आपसे पूछा जाएगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग कैसे पहचाना जाएगा, और यहाँ के अंदर दूसरा सवाल ये होगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट कॉम्बिनेशन का क्या होगा। बच्चों यहाँ दो कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों हमारे पास 1 2 3 4 4 स्प्रिंग मैंने यहाँ लगा दिया, ऐसे कितने भी लगा ले, मैंने चलो 4 का एग्जांपल ले लिया। तो यहाँ जब हम बाहर से फोर्स लगा के इसको खींचेंगे ना बच्चों, तो यहाँ स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा। जितना स्प्रिंग फोर्स यहाँ डेवलप होगा उतना यहाँ भी डेवलप होगा, उतना यहाँ भी डेवलप होगा, उतना यहाँ भी डेवलप होगा। ठीक वैसे जैसे अगर रस्सी को हम खींचते हैं और रस्सी मासलेस होता है तो हर जगह टेंशन की वैल्यू सेम होती है, इधर वाला टर्मिनल फिक्स है। यहाँ के अंदर बच्चों सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास स्प्रिंग फोर्स प्रत्येक स्प्रिंग के अंदर क्या होगा सेम होगा। अब जो ज़्यादा हार्ड स्प्रिंग होगा जिसके लिए के की वैल्यू ज़्यादा होगी वो कम खींचेगा, जो सॉफ्ट होगा जिसके लिए के की वैल्यू कम होगी वो ज़्यादा खींचेगा। यानी एक्स अलग अलग होगा, खिंचाव अलग अलग होगा, लेकिन एफ सब में क्या होगा सेम। ये खास पहचान है सीरीज कॉम्बिनेशन की। स्प्रिंग फोर्स सब में सेम होगा आइडियल केस में, और एक्स यानी कंप्रेशन या एक्सटेंशन की वैल्यू अलग अलग होगी। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट की इफेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करने जाते हैं तो बाई फार्मूला बिल्कुल कैपेसिटर जैसा कनेक्शन यहाँ होता है। सीरीज में आ जाएगा 1/k इफेक्टिव
इफेक्टिव इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 एंड सो ऑन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो बहुत सारे स्प्रिंग्स इस तरह से बच्चों साइड बाय साइड अटैच होंगे और यहाँ के अंदर हम क्या करेंगे कि एक कोई ब्लॉक मान लीजिए मैं अटैच कर दूं या हाथ से खींचूं तो जितना एक्सटेंशन इसमें आएगा उतना इसमें आएगा उतना इसमें, मान लो पहले ऐसे कंडीशन में कहीं था तो जितना खिंचाव इसमें आएगा उतना इसमें उतना इसमें। बच्चों सब में खिंचाव की वैल्यू x की वैल्यू सब में क्या होगी, सेम। अब x की वैल्यू अगर सेम हो गई तो जिसके लिए एफ यस इक्वल टू के एक्स, यक्स सेम हो गया तो जिसके लिए के ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा, जिसके लिए के कम होगा उस पर कम स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा। तो स्प्रिंग फोर्स यहाँ के अंदर डिफरेंट होगा और एक्स की वैल्यू अलग अलग होगी। बच्चों ऐसे केस में स्प्रिंग कांस्टेंट की इफेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करने का सिंपल सा लॉजिक है के इफेक्टिव इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड सो ऑन। बच्चों एक छोटी सी बात और यहाँ पर देखिए आप लोग, एक बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। देखिए क्या है, मान लीजिए यहाँ पर बच्चों एक कोई ऐसे दीवार हो, वाल हो, एक कोई स्मूथ सरफेस है, यहाँ पर बच्चों एक वाल हो और ये जो हमारे पास सरफेस है जो कि फ्रिक्शनलेस मान के चल रहा हूँ, यहाँ एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक से एक साइड से एक स्प्रिंग अटैच है और दूसरे साइड से एक स्प्रिंग अटैच है। यहाँ पर ये वाले ब्लॉक को इधर या इधर थोड़ा एक्सटेंड करके ऐसे खींच करके छोड़ दिया जाए तो इसी के बीच में एसएचएम करेगा और इसी के बीच में अगर एसएचएम करेगा तो सवाल ये उठा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, ये स्प्रिंग का कनेक्शन हम सीरीज मानेंगे कि पैरेलल? देखने में तो सीरीज जैसा लग रहा है लेकिन दिक्कत ये है इसको जितना मैं इधर खींचूंगा, ये वाला एंड फिक्स है, ये वाला एंड फिक्स, अगर मान लीजिए ये x डिस्टेंस खिंचता है, एक्सटेंड होता है तो x डिस्टेंस ये क्या होगा, कंप्रेस होगा। यानी कंप्रेशन या एक्सटेंशन की वैल्यू दोनों में क्या होगी, सेम होगी। एक में कंप्रेशन होगा तो अगले में एक्सटेंशन होगा, जबकि स्प्रिंग फोर्स अलग अलग होगा। बच्चों ऐसे केस में हमारे पास इनको हम सीरीज में नहीं पैरेलल में लेंगे और इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ के अंदर हो जाएगी K1 प्लस K2 और सवाल सॉल्व करते समय टाइम पीरियड 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर m बाई के इफेक्टिव के जगह K1 प्लस K2 लिख लेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा एक और छोटा सा प्रश्न आप लोग जान जाइए, ये कोई बच्चों एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई टेबल है फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है ऐसे और स्प्रिंग के दोनों टर्मिनल से दो मासेज यहाँ पर अटैच हैं। यहाँ पर दो मास बच्चों ऐसे अटैच हैं, लाइक दिस। यहाँ इसका वैल्यू m1 है, इसका वैल्यू m2 है। मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ कि मैं क्या करूं, इन दोनों को ऐसे थोड़ा कंप्रेस करके मैं छोड़ दूं तो ये यूं मोशन करेंगे, एसएचएम करेंगे। यहाँ पर पूछा जाएगा एसएचएम का टाइम पीरियड पूरे कॉम्बिनेशन का बताइए क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर टाइम पीरियड की वैल्यू होगी 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर m बाई के की जगह m बाई के, m इफेक्टिव या m रिड्यूस्ड यहाँ लिया जाता है। यहाँ इनफैक्ट बच्चों रिड्यूस्ड मास लिया जाता है जिसकी वैल्यू दो मास सिस्टम के लिए होता है 1 अपान रिड्यूस्ड मास इक्वल टू 1 अपान m1 प्लस 1 अपान m2। ये वाले इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं तो रिड्यूस्ड मास की वैल्यू यहाँ के अंदर आती है बच्चों m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 ऐसे आ जाता है। यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे अगर इस तरह का सिचुएशन बनता है तो। समझ गए बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगला हमारा टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस। इसमें हम ये देखेंगे कि अगर कई सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ही मीडियम में हो रहे हों और उनका सुपरपोजिशन हो जाए, मतलब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाएं, जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा था बच्चों, यहाँ पर कई तरह के रिस्टोरिंग फोर्स, एक रिस्टोरिंग फोर्स एक एसएचएम करा रहा था, दूसरा रिस्टोरिंग फोर्स दूसरा एसएचएम करा रहा था, तब तक क्या हुआ, दोनों फोर्स आपस में जुड़ गए, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉम्बिनेशन बन गया। तो अब नया मोशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? पहले दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे। अगर दो सिंपल हार्मोनिक मोशन जिनकी की फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ओमेगा दोनों की है, जिनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम हो, एक ही लाइन में सुपर इम्पोज करें तो बच्चों उनके मिलने से जो नया मोशन बन के आता है वो भी पक्का है, कैसा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। मेरे प्यारे बच्चों अगर दो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ही लाइन के अलांग मिलते हैं
तो उनके सुपरपोजिशन से एक नया मोशन बनता है जिसको हम यहाँ पर एक नया सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देंगे, रिजल्टिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देंगे। ठीक है, खास बात यह है कि अगर इन दोनों मोशन की फ्रीक्वेंसी सेम है तो बच्चों यहाँ पर इनके मिक्सचर से, इनके सुपरपोजिशन से जो नया एसएचएम बनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सेम होगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ के अंदर क्या होगा, x1 इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी। मान लिया पहला एसएचएम का इक्वेशन हमारा सिंपल सा है, x1 इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी, एम्पलीट्यूड ये है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और इनिशियल फेज मैंने 0 लिया है। दूसरे का बच्चों मैंने मान लिया यहाँ पर x2 इक्वल टू है b साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसको 5 डिग्री आगे दिखा दिया, फेज में 5 डिग्री लीड कर रहा है। ओमेगा यहाँ भी सेम है, यहाँ एम्पलीट्यूड b हो गया, यहाँ पहले क्या था ये। अब जो नया एसएचएम बनेगा वो नया एसएचएम कैसे बनेगा, ट्राइग्नोमेट्रिक ढंग से दोनों जोड़ेंगे, x1 प्लस x2 इक्वल टू x, और ये पूरा डिराइव करने पर मैं कह रहा हूँ एसएचएम ही तो बनेगा, तो एसएचएम जैसा ही तो कोई इक्वेशन बनेगा। जब एसएचएम जैसा इक्वेशन बनेगा तो रिजल्टिंग एसएचएम का कोई एम्पलीट्यूड होगा, मैंने मान लिया रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड r है। बच्चों जो नया एसएचएम बनेगा उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैंने बताया इन दोनों की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी टकराए तो सेम फ्रीक्वेंसी का एसएचएम बना, यहाँ भी मैं ओमेगा लिखूंगा इनटू टी, प्लस जो नया एसएचएम बनेगा उसके पास कोई इनिशियल फेज होगा। बच्चों यहाँ पर इनिशियल फेज अल्फा जो लिखा है वो नए यानी रिजल्टिंग एसएचएम के लिए है। अब यहाँ मेरे पास अननोन क्या क्या है, अननोन आर है और अल्फा है। ठीक है, ओमेगा तो पहले से पता होगा। तो आर को निकालने के लिए बच्चों सिंपल सा तरीका होता है, जैसे वेक्टर में हम लोगों ने सीखा था। आर के लिए बच्चों पहला वेक्टर हम देख रहे हैं, इसका इनिशियल फेज 0 है और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ये है। तो एम्पलीट्यूड ये दिखाएंगे अलोंग एक्स एक्सिस दिखा लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। बच्चों यहाँ पर दूसरा एसएचएम जो है पहले एसएचएम से लीड कर रहा है, कितना डिग्री, 5 डिग्री। तो 5 डिग्री इसके एम्पलीट्यूड को बच्चों मैं आगे एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा, पॉजिटिव रोटेशन में आगे दिखाऊंगा, और इस तरह से इनके बीच से जाने वाला पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए। इनके बीच से जाने वाला जो डायगोनल होगा वो रिजल्टिंग एसएचएम के एम्पलीट्यूड को शो कर रहा होगा। सिमिलर पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन है। बच्चों यहाँ के अंदर क्या होगा, मैं एक काम करता हूँ, ये वाले वेक्टर को मैं आगे थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, वेक्टर कह लीजिए या एम्पलीट्यूड कह लीजिए, ये वाले लाइन को आगे बढ़ाया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया, वही बातें जो हमने वेक्टर के केस में किया था। बच्चों यहाँ के अंदर मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा बाई फार्मूला जैसे वेक्टर में आया था, स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, वहाँ थीटा था, यहाँ फाई है, वहाँ थीटा दोनों वेक्टर के बीच में एंगल था, यहाँ फाई जो है दोनों एम्पलीट्यूड के बीच में या दोनों एसएचएम के बीच में फेज डिफरेंस है, ना कि एंगल है। दोनों एसएचएम तो एक ही लाइन में हो रहे हैं, तो ऐसे तो देखें 0 है, बट ये फाई जो है उनके बीच का एंगल नहीं है, उनके बीच में फेज एंगल है, फेज का डिफरेंस है, जो कि क्या है बच्चों, यहाँ के अंदर फाई है, यहाँ फाई लिख दिया। अब रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या आएगा, डिपेंड करता है यहाँ फाई पर, फाई की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये प्लस भी आ जाएगा, फाई की वैल्यू 180 डिग्री होगी, मिनिमम एम्पलीट्यूड आ जाएगा रिजल्टिंग एसएचएम का, ये डिफरेंस भी आ जाएगा, 90 डिग्री होगी तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिपेंडिंग ऑन दी फाई। ठीक है बच्चों, अब अगला हमारा अननोन क्या है, अल्फा। जो नया एसएचएम बना उसका इनिशियल फेज, तो देखिए नए एसएचएम का इनिशियल फेज हमारे पास क्या होगा, यहाँ से लेंगे अल्फा होगा, और अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए मैं इस ट्राइंगल में आता हूँ, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन फाई डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस फाई। ये हो गया बच्चों यहाँ नए एसएचएम का यहाँ इनिशियल फेज निकालने का तरीका, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स दिस मच। ठीक है बच्चों, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो आप ऐसे ही बच्चों उसको डील करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। बच्चों मान लीजिए 2 से ज़्यादा एसएचएम का केस हो और सेम लाइन में सभी सुपर इम्पोज कर रहे हो, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4 एसएचएम्स हैं और एक ही लाइन में सुपर इम्पोज कर रहे हैं। तो बच्चों ऐसा करने पे क्या होगा, ऐसा करने पे यहाँ जो हमें एक नया मोशन मिलेगा वो पक्का है सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। फिर वही बात, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसका इनिशियल फेज क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो कैसे इसको देखते हैं, यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मान लिया पहला x1 इक्वल टू है, पहले मोशन को लिख रहा हूँ a,
ये या कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ x1 इक्वल टू 5 साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसे लिख दिया। x2 इक्वल टू मैं लिखता हूँ 10 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ, यहाँ के अंदर 90 डिग्री मैं लिख देता हूँ, या पाई बाई 2 लिख सकता था मैं। बच्चों अगला SHM यहाँ के अंदर हम x3 को दिखा रहे हैं 15 साइन ऑफ ओमेगा टी के जगह पर बच्चों ओमेगा टी ही लिख देते हैं, प्लस यहाँ के अंदर 180 डिग्री 90 डिग्री और आगे ले गए इसको। x4 को मैंने लिख दिया बच्चों, यहाँ के अंदर मैंने लिख दिया 20 या 25 कुछ लिख लीजिए, 25 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ यहाँ के अंदर 270 डिग्री, ऐसे मैंने कर दिया। अब यहाँ हम क्या दिखाए हैं कि जितने SHM मैंने लिए हैं सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, टाइम पीरियड सेम है, तो इनके मिलने से जो नया SHM बनेगा बच्चों उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही होगी जितनी प्रत्येक इंडिविजुअल की है। अब देखिए हम मान रहे हैं नया SHM जो बना उस नए SHM का रिजल्टिंग SHM का जो इक्वेशन है मैं करूंगा x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे प्लस x4, तो यहाँ नए SHM का इक्वेशन हमारा बनेगा क्या, यहाँ के अंदर बच्चों बन के आएगा रिजल्टिंग SHM का एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा तो उतना ही रहेगा t प्लस उसका इनिशियल फेज। फिर से वही दो अननोन हमारे सामने आ गए जिसको हमें यहाँ जानना होगा, जिसके बारे में हमें जानकारी जुटानी होगी। सब लोग देखो बच्चों, ऐसे केस में बच्चों फेजर डायग्राम जैसे एसी के केस में बनाते हैं वैसे यहाँ भी बनाएंगे। पहले SHM के पास आएंगे और पहले SHM के पास आकर हम पूछेंगे भैया तुम्हारा इनिशियल फेज कितना है, कहेगा सर हमारा इनिशियल फेज क्या है 0 डिग्री है। तो बच्चों इसको मैं x एक्सिस यहाँ ले लेता हूँ कहीं और y एक्सिस मैं यहाँ कहीं ले लेता हूँ, ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। यहाँ पर थोड़ा स्केलिंग कर लेंगे या एक्सिस दिखा लेंगे तो यहाँ एंगल को मैनेज करना हमारे लिए आसान होगा। देखिए पहला जो एम्पलीट्यूड है दैट इज 5, तो बच्चों और कितना इनिशियल फेज है यहाँ 0 डिग्री, तो उसको पॉजिटिव x डायरेक्शन में बना दिया 5, ठीक है बच्चों। अगला जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो 10 है, जो कि पहले से दूसरा मोशन देखिए 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो दूसरे में एम्पलीट्यूड में 10 दिखाऊंगा और उसको लीड कराऊंगा कितना डिग्री 90 डिग्री, उसको बच्चों मैं क्या कराऊंगा लीड कराऊंगा। इस तरह से इसको 10 लिख दिया, 90 डिग्री यहाँ पर मैंने लीड करा दिया। अच्छा x3 इक्वल टू 15 इंटू दिस मच, बच्चों 15 इंटू दिस मच, तो दूसरे से फिर 90 डिग्री लीड कराऊंगा और एम्पलीट्यूड कितना होगा दूसरे से 90 डिग्री लीड, और एम्पलीट्यूड कितना है बच्चों 15, यहाँ के अंदर मैंने यहाँ लिख दिया 15। और अगले के पास जाऊंगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 270, यानी कि इसका जो एम्पलीट्यूड मैं दिखाऊंगा तीसरे से भी 90 डिग्री आगे। मतलब बच्चों अब मैं यहाँ पहुँच गया और इसका एम्पलीट्यूड मैंने दिखा दिया 25। अब इसको जरा मैं मैनेज करूँ तो इसको मैनेज करने पर अब देखिए 5 और 15 का रिजल्टेंट मेरे ख्याल से 10 आएगा और 15 के साइड रहेगा। रिजल्टेंट यहाँ के अंदर कितना आ गया 10, और यहाँ के अंदर बच्चों ये 10 और 25 का रिजल्टेंट अगर मैं देखूँ तो मेरे ख्याल से 15 आ जाएगा, जो कि इधर कहीं होगा, यहाँ 15 आ गया। ठीक है, हमारा पॉजिटिव x इधर की ओर था, ध्यान रखिएगा। इनिशियल फेज यहीं से शुरू करेंगे मेजर करना, इनिशियल फेज यहीं से तो शुरू किए, 90 डिग्री गए, 180 डिग्री गए, 270 डिग्री गए। अब बच्चों जो रिजल्टिंग मोशन हमारा आएगा वो यहाँ कहीं होगा, रिजल्टिंग मोशन यहाँ कहीं होगा, और रिजल्टिंग मोशन जो यहाँ कहीं होगा बच्चों r की वैल्यू मुझे निकालनी होगी। दो वेक्टर अगर इस तरह से 90 डिग्री पर हों ऐसे ही ट्रीट करिए, और रिजल्टेंट निकालना हो तो r की वैल्यू यहाँ के अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, इतना तो आपको आता है। r की जगह लिख लेंगे, और अल्फा की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो बच्चों देखो ये एंगल तो ऑलरेडी आपको पता 180 डिग्री, और अल्फा मतलब यह पॉजिटिव x से कितना एंगल ये बनाए, ये अल्फा है। अगर ये वाली एंगल निकाल कर 180 में प्लस कर दें तो ये टोटल मिल जाएगा। तो ये वाली एंगल आप कैसे निकालोगे, मान लो मैं tan अल्फा निकालने जाऊँ तो tan अल्फा की वैल्यू यहाँ के अंदर बच्चों आ जाएगी, अगर सही से इसको मैनेज किया जाए तो आ जाएगा दिस बाई दिस, यानी 15/10। tan अल्फा की वैल्यू यहाँ के अंदर बच्चों जो आ जाएगा, इसको अल्फा नहीं माफ करिएगा, इसको कुछ और एंगल दिखा देते हैं, थीटा है मान लो, तो यहाँ tan थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 15। मैं यहाँ लिख देता हूँ tan थीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर, इसको मैं थीटा मान रहा हूँ, दिस बाई दिस, तो ऐसे बनाऊँ, r यहाँ कहीं आ गया, दिस का मतलब 15 बाई दिस का मतलब 10।
यहाँ के अंदर बच्चों ये हो जाएगा 3/2। मेरे प्यारे बच्चों थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 3/2 और ये पूरा अल्फा हमारे सामने हो जाएगा 180 प्लस थीटा। तो अल्फा की वैल्यू बच्चों 180 मतलब पाई लिख सकते हैं या 180 ही रहने दीजिए प्लस थीटा, और थीटा के जगह पर मैं लिखूंगा tan इनवर्स 3/2। तो ये हो जाएगा हमारा इनिशियल फेज। जो दो अननोन थे मैंने निकाल लिया, मतलब रिजल्टिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में मैंने पता कर लिया। तो बच्चों जिस प्रकार का एग्जाम्पल आपको जहां मिलेगा उसको इसी नियम से, इसी रूल से आप लोग सॉल्व करोगे। ओके बच्चों, जो हमारा अगला टॉपिक है लिसेजियस फिगर। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कई सारे सिंपल हार्मोनिक मोशंस एक ही लाइन में मिल रहे थे। अगर बच्चों कई सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ही लाइन में ना मिलकर एक दूसरे के परपेंडिकुलर मिले तो क्या होगा। यहाँ के अंदर बच्चों एक SHM हमारा x के अलांग हो रहा था, एक SHM y के अलांग हो रहा था और दोनों का सुपरपोजिशन हुआ। अब जो नया मोशन रिजल्टिंग मोशन बनेगा हो सकता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो या हो सकता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ना हो, वो सर्कुलर मोशन हो जाए, हो सकता वो इलिप्टिकल मोशन हो जाए, हो सकता किसी और तरह का मोशन हो जाए। सिंपल हार्मोनिक मोशन में या मे नॉट भी, लेकिन अगर एक ही लाइन में थे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पक्का हो गया था। यहाँ पर देखें बच्चों, अब जो भी शेप बन के आएगा रिजल्टिंग मोशन का उसको हम कहेंगे लिसेजियस फिगर। ठीक है बच्चों, उसको हम नाम देंगे लिसेजियस फिगर, लिसेजियस पैटर्न। बच्चों लिसेजियस फिगर कैसा होगा, दो तीन बातें मिलकर डिसाइड करती हैं कि दोनों जिन SHMs की हम बात करें उनकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या है। तो फिलहाल हमारे सिलेबस में यहाँ सेम फ्रीक्वेंसी वाले SHM का सुपरपोजिशन है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी रेशियो तो 1 ही हो गया। अब दो और बातें यहाँ के अंदर बचती हैं कि उनके एम्पलीट्यूड्स क्या क्या हैं और दूसरा उनके बीच में फेज का डिफरेंस कितना कितना है। बच्चों ये देखिए दोनों के लाइन ऑफ मोशन में 90 डिग्री का अंतर है, लेकिन फेज डिफरेंस अलग चीज होता है। फेज इसके अंदर होता है, इसमें कितना डिफरेंस है। जैसे मैंने यहाँ ओमेगा टी लिखा, मैं यहाँ ओमेगा टी प्लस फाई लिख दूँ तो ये फाई जो है दोनों में क्या हो गया, फेज का डिफरेंस हो गया। ये कुछ भी हो सकता है, मोशन का के बीच का एंगल वो अलग बात है। यहाँ के अंदर बच्चों अब मान लेते हैं फेज का डिफरेंस दोनों के बीच में 0 डिग्री हो। अगर दो SHM हैं और फेज का डिफरेंस 0 डिग्री है बच्चों, तो ऐसे केस में जो रिजल्टिंग यहाँ पर मोशन होगा वो SHM होगा, स्ट्रेट लाइन होगा बच्चों। इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन होगा, कहीं यहाँ पर SHM हो रहा होगा और इस तरह से बच्चों यहाँ पर लिसेजियस फिगर कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव इंटरसेप्ट। जो हमारा x एक्सिस पर एम्पलीट्यूड बनेगा दैट इज ए, y एक्सिस पर जो एम्पलीट्यूड था दैट वाज b। तो यहाँ थीटा हमारा अगर एंगल है तो tan थीटा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा b/a। यहाँ पॉजिटिव इंटरसेप्ट हमारे पास होगा जहाँ थीटा की वैल्यू आ जाएगी या tan थीटा की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी tan थीटा, ये हमारे पास b/a पॉजिटिव स्लोप आ गया। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव स्लोप ना कि इंटरसेप्ट, माफ करिएगा। यहाँ पर हमारे पास लिसेजियस फिगर हो गया स्ट्रेट लाइन, और देखिए यहाँ पहला क्वाड्रेंट और तीसरे क्वाड्रेंट में से होकर के ये जाएगा। मान लेते हैं सिमिलर कंडीशन हो बट फेज का डिफरेंस 180 डिग्री हो, तो ऐसे केस में बच्चों लिसेजियस फिगर जो हमारा होगा फिर से स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन निगेटिव इंटरसेप्ट यहाँ के अंदर हो रहा होगा क्योंकि थीटा 90 डिग्री से इस बार ज़्यादा हो जाएगा। इस बार जो हमारा बच्चों स्ट्रेट लाइन लिसेजियस फिगर आएगा वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा। और इस तरह से बच्चों tan थीटा की वैल्यू अगर यहाँ के अंदर मैं निकालूंगा तो -b/a आएगा, निगेटिव स्लोप आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए बच्चों ऐसा ही कंडीशन हो और यहाँ पर दोनों का एम्पलीट्यूड आपस में बराबर हो, साथ ही साथ जो फेज का डिफरेंस दोनों के बीच में है वो 90 डिग्री का हो, तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा जो लिसेजियस फिगर आएगा बच्चों वो सर्क्यूलर हो जाएगा। और सर्क्यूलर लिसेजियस फिगर का सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे होगा। मेरे प्यारे बच्चों मान लो सिमिलर कंडीशन हो बट ये नॉट इक्वल टू b हो, तो यहाँ पर बच्चों जो बड़ा होगा वो यहाँ सेमी मेजर एक्सिस बन जाएगा, लिसेजियस फिगर हमारा इलिप्टिकल आ जाएगा। मान लेते ये ग्रेटर देन b है तो हमारा लिसेजियस फिगर कुछ इस प्रकार का बन के आएगा बच्चों, यहाँ पर इस तरह से बन करके आएगा। मान लेते b ग्रेटर देन ये होता तो लिसेजियस फिगर ऐसे हो जाता बच्चों। यहाँ के अंदर आप देख सकते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये जो फेज का डिफरेंस है 45 डिग्री होता, तो मैं इसी में आपको बता दूं फिर से लिसेजियस फिगर इलिप्टिकल होता लेकिन ऑब्लिक होता। मान
मान लो ये फेज का डिफरेंस 135 डिग्री होता, ये नॉट इक्वल टू बी होता, तो लिसाइजियस फिगर हमारा यहाँ इलिप्टिकल होता और इस तरह से कहीं पर चल रहा होता। ठीक है बच्चों, तो डिपेंडिंग ऑन द फेज डिफरेंस, डिपेंडिंग ऑन द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द 2SHM। यहाँ पर अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस के प्रकार। बच्चों यहाँ पर ऑसिलेशंस हमें 2-3 टाइप को पढ़ना है। जैसे हमें पढ़ना है फ्री ऑसिलेशन क्या है और डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है, फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या है, ये सारी बातें यहाँ डिस्कस करनी है। तो उसमें पहला पार्ट हमारा है फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन का मतलब है फ्रीली बिल्कुल ऑसिलेट करे, कोई यहाँ पे रुकावट डालने वाला फोर्स इसके अंदर ना हो, कोई अपोजिंग नेचर का फोर्स ना हो। तो यहाँ के अंदर बच्चों अगर कोई बॉडी इस तरह से ऑसिलेशन करे, इस तरह से SHM करे कि उसके ऊपर केवल और केवल रिस्टोरिंग फोर्स लगे, तो इस तरह के ऑसिलेशन को हम फ्री ऑसिलेशन का नाम देते हैं। और ऐसे ऑसिलेशन के केस में एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी बॉडी की जो है कंजर्व रहेगी। बच्चों फ्रीक्वेंसी जो भी है कंजर्व बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इसके अलावा बच्चों एम्पलीट्यूड, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सारी चीज़ें यहाँ के अंदर कांस्टेंट बनी रहेंगी इन केस ऑफ फ्री ऑसिलेशन। और केवल एक फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहा होगा, कौन सा? रीस्टोरिंग फोर्स, सबसे जरूरी वाला फोर्स। ठीक है बच्चों, इस समय फ्री ऑसिलेशन में बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो भी फ्रीक्वेंसी ये पा रहा होता है उसको हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट कर रहा होगा। अब हमारा अगला ऑसिलेशन आता है बच्चों डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, फ्री ऑसिलेशन में केवल एक रीस्टोरिंग फोर्स, एक ही फोर्स लग रहा था, दैट वाज रीस्टोरिंग फोर्स। यहाँ फोर्स्ड ऑसिलेशन में बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स के अलावा एक डैम्पिंग फोर्स लगेगा। डैम्पिंग फोर्स बच्चों यहाँ नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होगा, यहाँ पर बॉडी के मैकेनिकल एनर्जी का लॉस कराएगा। तो पहली बात, डैम्प्ड ऑसिलेशन में बच्चों यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 फोर्स लगेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स प्लस डैम्पिंग फोर्स। दूसरा यहाँ पर बच्चों खास बात ये है कि इसकी मैकेनिकल एनर्जी लगातार कम होती जाती है बिकॉज ऑफ डैम्पिंग फोर्स, नॉट बिकॉज ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स कंजर्वेटिव होता है। बच्चों अगला यहाँ पर खास बात ये होगा कि इसका एम्पलीट्यूड लगातार एक्सपोनेंशियल मैनर में घटता जाएगा, एनर्जी भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी और एम्पलीट्यूड भी एक्सपोनेंशियली बच्चों क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल आइए कुछ एनालाइज करते हैं। नेट फोर्स बॉडी के ऊपर जो लगेगा वो होगा रीस्टोरिंग फोर्स प्लस डैम्प फोर्स। मेरे प्यारे बच्चों नेट फोर्स की जगह में लिख दिया मास इंटू नेट एक्सीलेशन, एफ आर की जगह लिख दिया माइनस ऑफ एम ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स। देखिए जब मैंने एफ आर की वैल्यू लिखी तो ओमेगा नॉट लिखा, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है एफ आर। यहाँ के अंदर बच्चों डैम्प्ड फोर्स हमारे पास जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वी, माइनस ऑफ वी कह लीजिए। यहाँ पर वेलोसिटी जिधर बॉडी की होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है, तो डैम्प्ड फोर्स इक्वल टू हो जाता माइनस बी वी, बी यहाँ कोई कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, यहाँ m इंटू डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम ओमेगा नॉट का स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ बी इंटू डी एक्स ओवर डी टी हो गया। मेरे प्यारे बच्चों ये हम इसको जरा लेफ्ट में लेके आते हैं तो हो जाएगा m डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस आप यहाँ हो जाएगा बी डी एक्स ओवर डी टी प्लस आप एम ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0। इसको बच्चों हम लोग नाम देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। कभी कभी बच्चों यहाँ क्या होता है, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर जो है इसकी जगह पर हम लिखते हैं के। एम ओमेगा नॉट स्क्वायर की जगह बच्चों हम यहाँ के अंदर के लिखते हैं, के स्टैंड्स फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस तरह का सिचुएशन बन रहा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों डैम्प्ड ऑसिलेशन में डैम्पिंग फोर्स की वजह से एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियल मैनर में घटता जाता है। मोशन यहाँ से शुरू, एम्पलीट्यूड पहले इतना था सपोज, एक्सपोनेंशियल मैनर में घटता जाएगा। यहाँ मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया, मोशन का एनवलप मैंने यहाँ पर बनाया है, इसी एनवलप के अंदर मोशन बंद है, धीरे धीरे घट के कहीं किसी पर्टिकुलर समय बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
यहाँ पर ये हमारे पास हो गया एम्पलीट्यूड या एक्स यहाँ लिख देते हैं, एक्स के अलॉन्ग अगर मोशन हो रहा है, इस तरह से सिचुएशन यहाँ के अंदर बन रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, एम्पलीट्यूड शुरू में मान लीजिए ए नॉट था, तो एम्पलीट्यूड घटते घटते कब कितना हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर समय मैंने पूछ लिया, इस समय बताइए एम्पलीट्यूड कितना हो गया, इतने समय बाद कितना हो गया। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू बच्चों बताने के लिए होगा एम्पलीट्यूड एट टाइम टी इक्वल टू इनिशियल एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई e टू दी पावर माइनस बी अपॉन 2m इंटू टी। ठीक है बच्चों, t की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी एम्पलीट्यूड उसके अनुसार एक्सपोनेंशियल मैनर में घटता जाएगा। अच्छा, अब हम बात करें कि ये जो मोशन है इसका एनर्जी कैसे डिक्रीज या इंक्रीज कर रहा होगा। डिक्रीज करेगा, इंक्रीज कहाँ करेगा, ई की वैल्यू होएगी बच्चों, अगर कोई बॉडी एसएचएम कर रहा है तो उसका एनर्जी टोटल होता हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ये स्क्वायर वही मैंने लिखा है। लेकिन खास बात ये है यहाँ पर बच्चों डैम्प्ड ऑसिलेशन का जो फ्रीक्वेंसी है मैंने ओमेगा मान लिया, नेचुरल ऑसिलेशन का जो था ओमेगा नॉट था, ध्यान रखिएगा ओमेगा अलग है, ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी है। बच्चों यहाँ के अंदर ये स्क्वायर और ये की वैल्यू देखिए ये बदल रहा है, ये के जगह पर मैं लिखूंगा ये नॉट ई टू दी पावर माइनस बी बाई 2m, और अगर मैं ऐसे लिखूंगा बच्चों इसका स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा ये नॉट का स्क्वायर ई की पावर माइनस बी बाई एम इंटू टी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, यहाँ ओमेगा की वैल्यू हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगी, ओमेगा वुड बी नाउ स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा। ओमेगा ये कौन सा मैं बता रहा हूं भाई, ओमेगा जो यहां मैं बता रहा हूं ये ओमेगा हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन का है, जो कि नेचुरल ऑसिलेशन यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम होगा। कैसे निकालेंगे, तरीका होगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस हाफ बी बाई 2m का होल स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर। ऐसे बच्चों हम ओमेगा को कैलकुलेट कर पाएंगे। बच्चों हमारा अगला टाइप ऑसिलेशन का है फोर्स्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ के अंदर डैम्पिंग फोर्स की वजह से एनर्जी और एम्पलीट्यूड लगातार कम होते 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 अल्टीमेटली कभी जीरो हो गया होगा। अब ये क्यों कम हो रहा था, डैम्पिंग फोर्स की वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा था, तो जितनी एनर्जी का लॉस हो रहा है पर साइकिल, अगर उतनी एनर्जी का लॉस मैं पर साइकिल कोई फोर्स लगा के देता रहूं तो एनर्जी मेंटेन रहेगा। भले ही हम दे रहे हैं, हमसे एनर्जी खर्च हो रहा है, लेकिन जो मोशन हो रहा है उसकी एनर्जी मेंटेन हम कर रहे हैं एक तरह से, जितना वो खर्चा कर रहा है पर साइकिल उतना उसको हम देते जाएं। तो बच्चों ऐसे मोशन को जिसमें हम फोर्स लगा के एनर्जी के होने वाले लॉस को मेंटेन रखें और एम्पलीट्यूड को इस तरह से हम मेंटेन रखें, ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। कभी कभी ये होगा कि जितना लॉस हो रहा है उससे ज़्यादा अगर हम फोर्स लगा दें, उससे ज़्यादा एनर्जी दे दें, कहने का मतलब तो यहाँ पर ओवर डैम्प्ड हो जाएगा बच्चों, वो केस अलग है। यहाँ फोर्स्ड ऑसिलेशन की बात हम कर रहे हैं तो जनरली हम ये करेंगे कि भाई जो एम्पलीट्यूड है वो मेंटेन रहे, एनर्जी मेंटेन रहे, मतलब उतनी एनर्जी हम दें जितनी उसकी ज़रूरत है, जितना उसमें लॉस हो रहा है। यहाँ जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं बच्चों पीरियाडिक मैनर में अप्लाई होता है, इसलिए उसको पीरियाडिक फोर्स कहते हैं, क्योंकि वही फोर्स पूरे मोशन को ड्राइव कर रहा होता है बच्चों, इसलिए उसको ड्राइविंग फोर्स भी कहते हैं। तो इस प्रकार से फोर्स्ड ऑसिलेशन के केस में बच्चों नेट फोर्स हमारे पास होगा रिस्टोरिंग फोर्स प्लस डैम्प्ड फोर्स जो पहले लग रहा था डैम्पिंग मोशन में, एक नया फोर्स जो आ गया ड्राइविंग फोर्स, जो कि पीरियाडिक मैनर में अप्लाई किया जाएगा। एफ नेट को मैं लिखूंगा मास इनटू नेट एक्सीलरेशन, और एफ आर की जगह लिखूंगा माइनस ऑफ एम ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स, और बच्चों एफ डी की जगह मैं लिखूंगा माइनस ऑफ बी वी इक्वल टू हो जाएगा एफ डी आर की जगह मैं लिखूंगा एफ नॉट साइन ऑफ ओमेगा डी आर टी प्लस ऑफ फाई। ओमेगा डी आर इन द सेंस ओमेगा ड्राइविंग फोर्स का जो होगा मल्टीप्लाइड बाई टाइम प्लस ऑफ क्या हो जाएगा फाई। इस तरह से बच्चों ये मैंने इस प्रकार से लिखा है कि ऐसा देखने पर महसूस हो कि भाई ये ड्राइविंग फोर्स जो हमारा वो पीरियाडिक है, पीरियाडिक रूप में इसे लिखना था, तो साइन हमारा पीरियाडिक फंक्शन उस रूप में मैंने लिखा है। और इनिशियल फेज बच्चों मैंने यहाँ फाई लिखाया, फ्रीक्वेंसी को ओमेगा डी आर या किताबों में ओमेगा डी लिख दिया जाता। डी से थोड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, डी फॉर डैम्प्ड, डी फॉर ड्राइविंग, कंफ्यूजन ना हो तो मेरे ख्याल से डी आर लिख लेना ज़्यादा सही है। वैसे आप में से मैक्सिमम लोग डी आर बनने ही जा रहे हैं। यहाँ के अंदर बच्चों क्या होगा समझ गए होंगे, डी आर इन द सेंस डॉक्टर बनने जा रहे हैं। आई होप आप लोग जल्दी डॉक्टर बन के आओ, और जो लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं जल्दी से इंजीनियर बन गए। बच्चों यहाँ के अंदर क्या होगा, एफ नॉट साइन ओमेगा डी आर टी प्लस ऑफ फाई।
देखो ये बच्चों पीरियाडिक फोर्स हो गया। अब इसी को थोड़ा स्टेप वाइज लिख रहे हैं। यहाँ पर यम ये के जगह पर d2x ओवर dt स्क्वायर माइनस bv को इधर लेके आएंगे प्लस bv, v के जगह dx ओवर dt, इसको इधर लेके आएंगे प्लस यम ओमेगा नॉट स्क्वायर x, और यहाँ के अंदर बच्चों ये हमारा पीरियाडिक फोर्स हो गया। अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा वो तो मैथमेटिकल चीज़ें हो गई, बस आप इतना जानेंगे। इसको हम कहेंगे बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर अब देखिए अगर हम जो पीरियाडिक फोर्स लगा रहे हैं, जो ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो हमारा था रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आ रहा था, अगर उसको मैच कर जाए, क्या मैं कहना चाहता हूँ, ड्राइविंग फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, माफ करिएगा बच्चों यहाँ ओमेगा डी आर रहेगा, ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच कर जाए तो ऐसे केस में जो मोशन होगा उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यूँ कह लीजिए इनफाइनाइट की तरह जाने की कोशिश करने लगेगा, लेकिन जा नहीं पाएगा इनफाइनाइट पर, क्योंकि डैम्पिंग फोर्स उसे रोक रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो बच्चों ऐसे केस में जो मोशन का एम्पलीट्यूड है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इसको हम कहेंगे केस ऑफ रेजोनेंस। अब रेजोनेंस का क्या मतलब हुआ, रैपिडिटी ऑफ चेंज, कितनी तेजी से एम्पलीट्यूड में चेंज होता है। जब हम ओमेगा डी आर इक्वल टू ओमेगा नॉट रखते हैं उस समय एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, लेकिन जब हम ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा या कम करते हैं तो दोनों ही केस में बच्चों एम्पलीट्यूड क्या हो रहा होता है, घट रहा होता है। कितनी तेजी से घट रहा है बच्चों, जितनी तेजी से एम्पलीट्यूड में परिवर्तन होगा हम कहेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस उतना ही ज़्यादा है, या कहेंगे फ्लैटनेस ऑफ रेजोनेंस उतना ही कम है। तो बच्चों जितना ज़्यादा डैम्पिंग फोर्स लगेगा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस उतना कम होगा, जितना कम डैम्पिंग फोर्स लगेगा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस उतना ही ज़्यादा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक सिंपल सा सवाल आता है कि रेजोनेंस का केस कौन से ऑसिलेशन में मिलता है, कौन से ऑसिलेशन में मिल रहा है, फोर्स्ड ऑसिलेशन में। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से यहाँ पर सिचुएशन बनेगा, इस तरह से कंडीशन बनेगा। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, यहाँ पर ये देखिए ये वाला कर्व जो है सबसे ज़्यादा शार्प है, इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, लेकिन इनफाइनाइट पर जा नहीं पाता इनफैक्ट, क्योंकि यहाँ डैम्पिंग फोर्स रोक रहा होता है। इसका शार्पनेस सबसे ज़्यादा है और फ्लैटनेस सबसे कम है। उसका उल्टा यहाँ पर देखिए, फ्लैटनेस सबसे ज़्यादा है, शार्पनेस सबसे कम है। इसका मतलब डैम्पिंग फोर्स ये वाले कर्व के केस में सबसे ज़्यादा होगा और डैम्पिंग फोर्स सबसे कम यहाँ पर होगा जहाँ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस सबसे ज़्यादा है। ग्राफ को देखकर हम ऐसे ही चीज़ों को यहाँ पहचानेंगे। समझ गए बच्चों? यहाँ पर आई होप आपको यहाँ मेन कॉन्सेप्ट जो एसएचएम का था बच्चों वो मिल चुका होगा। ऑल्दो आप क्वेश्चन एक बार रिपीट करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम कहीं पर कॉन्सेप्चुअल आपको प्रॉब्लम हो रही है आप हमसे पूछिएगा, हम आपको बताएंगे।